बारिश ने पहाड़ों को तोड़ दिया है। बड़े बड़े मकान ढह गए हैं। टूटकर पहाड़ लोगों पर गिर जा रहे हैं और लोग पहाड़ों में दबकर जान गंवा दे रहे हैं। आज देश की बड़ी खबर यही है, बारिश की तबाही और बारिश का तांडव। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। आज सीधे मुद्दे की बात पर किन किन मुद्दों पर बात होगी? 1 घंटे 8 से 9 पहले देश, सबसे पहले देश की कौन सी खबर है जो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। इस 1 घंटे में देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है आज जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, वही मैं बताता हूं सीधे मुद्दे की बात में अगले 1 घंटे। सबसे पहले आज बारिश की डरावनी तस्वीरें दिखाऊंगा। ऐसी तस्वीरें जिसने 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया है, जान चली गई है, हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। एक एक तस्वीर विस्तार से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे केरल से लेके हिमाचल, उत्तराखंड और पूरे भारत में बारिश ने लोगों को तबाह कर दिया। दूसरी खबर में बात रक्षाबंधन की करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहनों और महतारियों के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। तस्वीर दिखाएंगे, खूबसूरत तस्वीर है। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश में मदरसों की करेंगे। आजकल मध्य प्रदेश में मदरसों की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन खबर क्या है, जुड़े रहिएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त हो गए हैं। चौथी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए प्रशासनिक सर्जरी की। 20 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। कौन कहां गया है जानना चाहते हैं? किस जिले का कलेक्टर बदला है ये भी बताएंगे। किस विभाग में कौन अफसर गया है ये सब कुछ भी समझाएंगे। पांचवी खबर में आपको हाईवे की तस्वीर दिखाऊंगा। उस हाईवे पर फर्राटेदार गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ताबड़तोड़ हादसे हो रहे हैं। तस्वीर कहां की है, जुड़े रहिएगा। चलते चलते ऑटो सड़क पर पलट जा रहे हैं। छठवीं खबर में आपको देखना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे आपके पास रहे, इसलिए खबर देखिएगा। मोबाइल मत दीजिए, जान चली जा रही है। खबर क्या है जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, बताऊंगा। बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं अगर तो रोक दीजिए। सातवीं खबर में बात करेंगे आपके खाने की। बहुत तगड़ा रिसर्च आया है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है जानते हैं? अभी नहीं बताऊंगा, खबर के अंत में बताऊंगा, इस शो के अंत में बताऊंगा सबसे ज्यादा क्या खाया जा रहा है। जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा पूरे 8 से 9 बजे तक। चलिए फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहली खबर क्या है, मैंने आपसे कहा था ना, बारिश का तांडव। ये बड़े बड़े घर ढह जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। ये बड़े बड़े घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रहे हैं। 275 लोगों की जान चली जा रही। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं और बारिश का तांडव आपको दिखा देते हैं। बारिश ने देश को बर्बाद कर दिया है, मार दे रही है ये बारिश लोगों को। हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं सिर्फ जुलाई में। आज अगस्त का पहला दिन है, सावन का महीना चल रहा है। इस त्रासदी में जितने लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और अब यही प्रार्थना करूंगा कि रुक जाए ये त्रासदी, रुक जाए ये त्रासदी। बारिश का जो तांडव है वो ठहर जाए। पिछले 1 हफ्ते में तो ऐसा लग रहा है कि सुबह उठो और फिर देश के किसी कोने से तबाही की तस्वीर आने लगती है। पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, बारिश की हर तस्वीर दिखाऊंगा। जब से सीधे मुद्दे की बात की शुरुआत हुई है, मैंने आपसे वादा किया है सावधान करने का। मैंने आपसे वादा किया है आपकी चिंता करने का। आज ही बताइए, वायनाड की तबाही तो देश देख ही रहा है। मरने वालों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है, 250 के पार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हालात का जायजा लेने आज वायनाड पहुंचे। राहुल प्रियंका पहले प्रभावित इलाके का दौरा किए, फिर रिलीफ कैंप में जाकर लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए थे। इस्तीफे के बाद बहन प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इतनी बड़ी त्रासदी का हाल जानने राहुल और प्रियंका खुद ग्राउंड पर पहुंचे थे। जाना भी चाहिए, बहुत बड़ी त्रासदी है। वायनाड त्रासदी में मरने वालों की संख्या 250 पार पहुंच गई है। रेस्क्यू में लगी टीम लगातार मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है। रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, मेरे बगल में चल रहा है ये वीडियो देखिए। अभी भी जिंदगी की तलाश में NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी समेत तमाम टीमें लगी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाकर टीमें रिलीफ कैंप तक पहुंचा रही हैं कि किसी तरह वो सुरक्षित वहां रह पाएं। वायनाड की ये तस्वीर देखिए, देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। नीलांबूर से डेड बॉडी और घायलों को लेकर एम्बुलेंस वाला वीडियो देखिए। ये एम्बुलेंस कैसे कतार में निकल रही है, देखिए। थोड़ी देर सुनिए इस आवाज को, मैं चुप हो जाता हूं। सुनाइए आवाज जरा। इसमें घायल नहीं, जिनकी मौत हो गई है वो जा रहे हैं। कितनी लंबी लाइन है एम्बुलेंस की आपने देखी, इसलिए मैंने कहा मैं रुक जाता हूं, आवाज सुनिए। ये त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी है।
4 घंटे में 3 प्रलय और 4 गांव पूरी तरह बह गए। पश्चिमी घाट की साइलेंट वैली को कुदरत ने अशांत कर दिया है। केरल के बाद अब आपको उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीर दिखा देता हूं, बहुत भयावह है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही मच गई है, तबाही। पहाड़ों पर आई तबाही ने कई आशियाने तबाह कर दिए गए हैं। केदारनाथ यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है, लोग परेशान हैं। कुल्लू, रामपुर और मंडी में बादल फटने की घटना के बाद इलाके में लोग बेहाल हैं, लापता हैं। मेरे बगल में चल रही तस्वीरों को देखिए। और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ जानना है और बहुत सारी तस्वीर अगर बहुत जल्दी देखना है तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाई जरा ये रिपोर्ट। पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ऐसी तस्वीर आई है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पहले वायनाड, अब उत्तराखंड और हिमाचल। पहाड़ों पर मौसम का तांडव चल रहा है। आपको विस्तार से बता देते हैं, मेरे अगल बगल देख लीजिए। हिमाचल में आज सुबह करीब 4:40 पर बादल फटने से तबाही मच गई। देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में आपको खबरों का विश्लेषण ग्राफिक्स के जरिए इस तरह से नहीं दिखाई देगा। बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये सीधे मुद्दे की बात की टीम है जो जी जान लगाकर आपको सरल भाषा में समझा सके, इसलिए इतनी मेहनत करती है कि आप हर कुछ समझ पाएं। और इसलिए मुझे इस तरह से घाटी में और पहाड़ों के बीच में खड़ा कर देते हैं। शिमला के रामपुर में तबाही पहाड़ से सैलाब बनकर बहने लगी। समेच के हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास ही हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों के मौत की खबर है। वहीं मंडी में भी बादल फटने से तबाही मची जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में मौसम ने एक दिन में 4 लोगों को मार डाला, 4 लोगों को, और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। अब आपको हिमाचल से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। चलिए देखिए कैसे चंद सेकंड में एक चमचमाती इमारत, दिखाइए जरा आज केवल तस्वीर, ये देखिए, देखते जाइए। एक चमचमाती इमारत नदी में बह गई। पूरा वीडियो दिखा दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। दिखाइए। खत्म। देखा आपने एक बार फिर फुल फ्रेम करिए, दिखाइए जरा ये वीडियो, फिर से दिखाइए। शंकर खत्म। आश्चर्य हो रहा है ना आपको? आश्चर्य हो रहा है और आप बार बार ये सोच रहे हैं। अगर आप सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं तो आप बार बार ये सोच रहे हैं ये कैसे हुआ होगा। देखिए, एक बार फिर सोचिए, एक बार फिर दिखाइए ये वीडियो। शंकर खत्म। केवल 5 सेकंड में यह बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। वीडियो हिमाचल के कुल्लू का है। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान की वजह से यह बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कितना नुकसान हुआ होगा। इमारत के नीचे दुकानें हैं। इतनी बड़ी इमारत कैसे देखते ही देखते गिर गई, आप देख रहे हैं। सब्जी मंडी की ये इमारत है जो नदी के तेज बहाव में बह गई है। इस बार मौसम ने हिमाचल को बहुत बड़ा जख्म दिया है। कुल्लू, शिमला के रामपुर, मंडी में तबाही की ये तस्वीरें देखकर पूरा देश परेशान है। जो लापता हैं उनके तलाश में टीम लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।
हिमाचल के बाद अब आपको उत्तराखंड में मची तबाही की तस्वीरें दिखा देता हूं। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही मची है। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश से सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच कई जगह सड़क का नामो निशान मिट गया है। पैदल मार्ग भी कई जगह ध्वस्त हो गए हैं। और एक बार फिर से मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं और दिखा देता हूं। उत्तराखंड के टिहरी और केदारनाथ घाटी में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है, भयंकर तबाही। उत्तराखंड में मौसम के प्रहार में 5 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड में कई रास्ते बह गए हैं। 4 धाम यात्रा पर गए 200 से ज्यादा यात्री पुल बह जाने से फंसे हुए हैं। और आप ही जाते हैं वहां, इसलिए मैं इस खबर को दिखा रहा हूं। पूरे देश भर से सीधे मुद्दे की बात टीम खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ के लाती है कि कौन सी खबर है जो आपसे जुड़ी हुई है। आप ही तो जाते हैं वहां, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। और इसलिए पहाड़ को ऐसे दिखाकर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी नहीं जाना है। पुल बह जाने से 200 लोग से ज्यादा फंसे हैं। नदियों में उफान से सड़कें गायब हो गई हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने, देखिए जरा ये वीडियो। उत्तराखंड पुलिस ने यह वीडियो जारी किया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग में, पैदल रास्ते में कितनी बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, देखिए इन तस्वीरों में। फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस वैकल्पिक रास्ता बनाकर सुरक्षित बाहर निकाल रही है। आपको पता है केदारनाथ में इस बार करीब करीब उसी जगह बादल फटा है जहां 2013 में भयंकर त्रासदी हुई थी। केदारनाथ में बादल फटने से रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी पर बने 2 पुल बह गए। ये वही रामबाड़ा है जिसका 2013 की त्रासदी में नक्शे में नामो निशान मिट गया था। समुद्र तल से करीब 9000 फीट ऊपर मौजूद रामबाड़ा कस्बा केदारनाथ आपदा में पूरी तरह से गायब हो गया था। यहां पर 250 से ज्यादा दुकानें, इमारतें, घर, लोग और जानवर सब बह गए। अब रामबाड़ा सिर्फ नाम का बचा है और आज एक बार फिर वहां बादल फटा और जो थोड़ा बहुत नाम और निशान था या यूं कहें बन रहा था वो भी बह गया। उत्तराखंड के टिहरी जिले में आई तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात का जायजा लेने पहुंचे, लोगों से मिले। सीएम क्या कह रहे हैं सुनना जरूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, सुनाइए जरा। जान माल की क्षति हुई है 3 लोगों का। यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है। टिहरी के बाद अब आपको हरिद्वार की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव में कांवड़ियों की ट्रक बह गई। देखिए मेरे बगल में तस्वीर चल रही है। कुछ दिनों पहले भी इसी नदी में बाढ़ से कई गाड़ियां बह गई थी। याद है आपको कैसे कार बह रही थी? और अब इतना पानी भारी भरकम ट्रक देखिए कैसे तेज बहाव में बह रहा है। पहाड़ों के बाद अब बात मैदानी इलाकों में भारी बारिश से मची तबाही और बर्बादी की भी कर लेते हैं। संसद भी बारिश की मार झेल रहा है। तस्वीर देख लीजिए, ये नीले कलर का जो टब रखा है देख लीजिए। संसद के बाहर कैसे सड़क पर पानी भर गया है और नई संसद के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। सांसद महोदय ने ही बनाया है। संसद भवन के गुंबद से पानी टपक रहा है, टप टप, बाल्टी रखी हुई है। सड़क, हाईवे, स्कूल की बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार की खबर तो खूब दिखाई जाती है। यहाँ तो संसद भवन बनाने में ही भ्रष्टाचार हो गया, जिसकी पोल बारिश ने खोल दिया। हिम्मत देखिए भ्रष्टाचारियों की, गजब हाल है भाई। इस छत से पानी नहीं, सिस्टम लीक हो रहा है, सिस्टम। इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठते हैं, वो भी पानी, वहाँ भी पानी बह रहा है। भ्रष्टाचारियों की मोटी चमड़ी होती है, सिस्टम है, सोता रहता है। और जब इनकी लापरवाही से कोई हादसा हो जाए, जान चली जाए, तो ये जागते हैं, या यूं कहें कि जागने की एक्टिंग करते हैं। समझ गए आप? जयपुर में भी दिखाइए तस्वीर, ये भी
जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बहुत दुखद है। विश्वकर्मा इलाके में सड़क पर जमा बारिश के पानी के दबाव के कारण घर की एक दीवार गिर गई और पानी बेसमेंट में घुस गया, जिसमें 3 लोग फंस गए और डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के गुरुग्राम के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास करंट लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में ओवरफ्लो हो रहे नाले में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। चौथी तस्वीर नवाबों के शहर लखनऊ की है, जहां तो हद हो गई। बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा। पानी भरने के बाद मंचलों ने ऐसी हुड़दंग मचाई कि आसपास से गुजरने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। एक महिला को तो बाइक से गिरा ही दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और अब एक एक करके ये जेल के सलाखों के पीछे पहुंचने लगे। ये देश भर से आई बाढ़ बारिश की ऐसी तस्वीर है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, इसलिए आपको दिखाना जरूरी था। और अगली खबर कहां से है? चलिए अगली खबर कहां है? बारिश का तांडव लगातार आपको दिखा रहा हूं। अब कहां की है? देश के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर है। तो चलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबर भी आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं। हिमाचल उत्तराखंड से लेकर वायनाड तक की तस्वीर दिखा दी। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर दिखा देता हूं। वीडियो देख लीजिए। डिंडौरी की तस्वीर है। भारी बारिश के बाद घाट डूब गए हैं, मंदिर भी पानी है, मंदिर भी डूबे हुए हैं। देखिए मेरे बगल में हर वो तस्वीर चलती है जो मैं आपको बोलता हूं। मंदिर की तस्वीर के बाद अब सड़क का हाल भी देख लीजिए। पानी का इतना बहाव, इसमें अगर कोई गुजरे तो क्या होगा, बस सोच लीजिए। खरमेर नदी में बाढ़ से ये हाल हुआ है। बारिश ने परेशान कर दिया। बस इसीलिए कह रहा हूं, मंदिर सड़क के बाद अब आप खेतों का हाल भी देख लीजिए। और इसीलिए कह रहा हूं, सावधान रहिए। डिंडोरी में ही बरगढ़ बांध का जो मेन नहर है, मुख्य नहर है, वो फूट गया है। नहर का पानी किसानों के खेत में जा रहा है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। डिंडौरी के बाद अब ये श्योपुर की तस्वीर देख लीजिए। श्योपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बागड़ रोड के वार्ड 11 में एक बच्चा नाले में नहाते समय डूब गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करते हुए नजर आ रही है। गांव वाले सब परेशान हैं। छाता लेकर बरसात में घर के बाहर खड़े हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि लड़के को खोज निकाला जाएगा। जोखिम मत लीजिए। जब पता है माहौल खराब चल रहा है तो नदी नाले और तालाब में जाना ही क्यों भाई, मत नहाइए वहां। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी देख लीजिए। अब ये जो तस्वीर है कवर्धा से हमारे रिपोर्टर हिमांशु सिंह ठाकुर ने भेजी है। बहुत बारिश हो रही है कवर्धा में। इतनी बारिश हुई कि स्कूल में पानी भर गया है। देख लीजिए कैसे सरकारी स्कूल डूब चुका है। स्कूल के अंदर हर जगह पानी भरा हुआ है। देखिए स्कूल के अंदर की तस्वीर, क्लासरूम, गैलरी, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने कवर्धा में बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया है। कवर्धा के बाद अब बात कोरबा की कर लेते हैं। कोरबा की तस्वीर दिखाइए। कोरबा के सरकारी स्कूल को देख लीजिए। स्कूल का पता देख लें। इससे पहले यही तस्वीर दिखा रहा हूं कि स्कूल का पता देख लें। गुरसियां का सरकारी स्कूल है। अब सिस्टम की पोल खोलती तस्वीर दिखा दीजिए। दिखाइए जरा कैसे टपक रहा है। ये देखिए छत के बाद ये पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छत में होल है। स्कूल की छत टपक रही है, उधर दिल्ली में संसद भवन की छत टपक रही है और इधर कोरबा के गुरसिया में स्कूल की छत टपक रही है। इसीलिए कहता हूं ये बारिश है, सबकी पोल खोल देता है। मत करिए भ्रष्टाचार, आपका लीपा पोता सब कुछ बारिश में धुल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है ये दिखा देता हूं। चलिए अगली खबर क्या है भाई? मुख्यमंत्रियों का रक्षाबंधन। अब आप सोच रहे होंगे मुख्यमंत्रियों का रक्षाबंधन कौन? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इनकी रक्षाबंधन। क्यों, इसकी बात क्यों कर रहा हूं? चलिए विस्तार से खबर बता देता हूं आपको। चलिए खबर की बात करते हैं। और खबर क्या है? खबर क्या है? महिलाओं को सम्मान देना बहुत जरूरी है, तभी घर चलेगा। अगर आपके घर की महिला खुश रहेगी तो गृहस्थी अच्छी चलेगी, और खुश नहीं रहेगी गुरु तो याद रखिएगा मानसिक टेंशन बना रहेगा। और इसी फार्मूले को अब राजनीति में भी लोग फॉलो करने लगे। आधी आबादी को साधने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं। छप्पर फाड़ कर ऐलान हो रहे हैं, छप्पर फाड़ कर। महाराष्ट्र ने तो लाडला भाई को दे दिया है पैसा, यहाँ महिलाओं को मिल रहा है राखी के पहले। और अब राखी आने वाला है तो बहनों के लिए भाई तोहफे खरीदने लगे हैं और प्रदेश के मुखिया बहनों को तोहफा देने लगे हैं। दो मुख्यमंत्रियों का मसला है, आज ही के दिन की खबर है, इसलिए दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को दिखाना जरूरी है। 2 तस्वीरें देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज से राखी स्पेशल सीजन की शुरुआत कर दी है। 1 तारीख से 17 तारीख तक प्रदेश भर में बहनों के साथ राखी मनाने की पूरी तैयारी की है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बस्तर से महिलाओं को राखी का तोहफा दे दिया है। सीएम साय ने महतारी वंदन की 6ठी किस्त जारी कर दी है। इतना ही नहीं, सीएम ने आज तो महतारी वंदन का ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मतलब महिलाएं खुश तो पूरा प्रदेश चलाने में आसानी होगी। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी सुना दीजिए क्या कह रहे हैं। आज इस योजना के बाद आपके 1250 तो मिलेंगे ही,
लेकिन 10 तारीख के दिन याद रखना, एक साथ 25,000 अलग अलग केंद्र पर ये रक्षाबंधन उत्सव लगातार मनाएंगे। आज से तो चालू हो गए, लेकिन 10 तारीख तक लगातार चलेंगे पूरे सावन महीने में। और आज 6वां किस्त आप लोगों के बीच मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि से आज जारी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं पूरे प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा मातृशक्ति माता बहनों को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो दिल खोलकर महिलाओं को तोहफा दे रहे हैं और महिलाओं के साथ राखी मनाने का मेगा प्लान तैयार कर लिए हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसी तरह से महतारी वंदन योजना की तर्ज पर महिलाओं को खूब पैसा दे रहे हैं, खूब खुशियां बांट रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चित्रकूट से की। चित्रकूट में महिलाओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को 108 फीट लंबी राखी भेंट की और आज तो मुख्यमंत्री बहनों के लिए अलग अंदाज में पेश आए। प्रदेश भर की बहनों के लिए गाना भी गुनगुनाया है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री गा रहे हैं, सुनाइए क्या गा रहे हैं। सबका कहना है 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। मुख्यमंत्री जी ने गाना गाया तो मुझे लगा मैं भी एक गा दूं। खैर, हमारी और मुख्यमंत्री जी की जो आवाज़ है, मुख्यमंत्री जी थोड़ा अच्छा गा रहे हैं, कोशिश मैंने भी की थी, यहाँ थोड़ा ड्रम नहीं था। खैर, 1,000 में मेरी बहना है, बात बहनों की आती है तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया और मैं भी गुनगुना दिया। अब ये गाना सुनकर तो कोई भी इमोशनल हो जाएगा भाई, बस यही होता है कनेक्शन। जब आपके प्रदेश का मुखिया आपको अपनी बहन मानकर आपके लिए गीत गाए तो अच्छा तो लगेगा ही। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज लाडली बहनें और महतारी खुश हैं। चलिए, ये खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, यहां रहें चाहे इलाहाबाद रहें। तो चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर क्या है? मदरसों में हिंदू मुसलमान। मध्य प्रदेश की खबर है। मदरसों में हिंदू मुसलमान, मदरसों को लेकर कितना विवाद हुआ, कितना बवाल हुआ, आपने देखा होगा। मदरसों की पड़ताल अलग अलग जगह से की गई, लेकिन अब मदरसों में हिंदू मुसलमान। खबर क्या है? खबर क्या है? चलिए खबर बता देता हूं आपको। कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में मदरसों की खूब चर्चा हो रही है। मदरसे के नाम पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो पूरी खबर देखिए, समझ आएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है, क्योंकि सरकार के सर्वे में ये सभी मदरसे मानकों के अनुसार नहीं चल रहे थे। ठीक है, करना भी चाहिए। जहां भी गड़बड़ी होती है सरकार एक्शन लेती है तो हम खुलकर सरकार की तारीफ करते हैं। ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए। और जहां कमी होती है वहां खबर भी दिखाता हूं कि देखिए यहां गड़बड़ी है, मामला ठीक नहीं है, एक्शन लीजिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। सरकार के इस एक्शन के बाद जब मैं मदरसों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक आंकड़ा आया। आंकड़ा चौंकाने वाला था। तो सबसे पहले तो हमने पड़ताल के लिए अपने संवाददाता को भेजा और जब खबर सच निकली तो सोचा आपको भी बताया जाए। सुनिए खबर क्या है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिले में सबसे ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। भिंड में 67 और मुरैना में 70 मदरसे चल रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों जिलों में 137 मदरसे चल रहे हैं, जो कि बाकी जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है? बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है भाई साहब, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला। तभी तो सीधे मुद्दे की बात में बात कर रहा हूं और बस ऐसे ही नहीं दिखाता, पूरी पड़ताल करता हूं। सुनिए, भिंड और मुरैना में प्रदेश के सबसे ज्यादा मदरसे हैं, लेकिन यहां मुस्लिम आबादी सबसे कम है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बुरहानपुर में है, वहां सिर्फ 23 मदरसे ही हैं। और भिंड मुरैना में जहां सबसे कम आबादी है वहां 67 और 70 मदरसे हैं।
ये तो हुई एक गड़बड़ी की बात। दूसरी गड़बड़ी देख लीजिए, जो कि सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि यहां कुछ मदरसों में फर्जी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऐसे बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है जो कभी इस मदरसे में गए ही नहीं, और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, उनमें हिंदू बच्चे भी अच्छी खासी संख्या में हैं। उनकी आईडी कहीं से लेकर मदरसे वालों ने उनका रजिस्ट्रेशन अपने यहां कर लिया, और सरकार से पैसा भी ले रहे हैं। ना बच्चों को इस बारे में पता है, ना बच्चों के मां बाप को। समझ गए आप गड़बड़ है? आप समझ गए होंगे क्या गड़बड़ है और ऐसा क्यों है, यह भी समझिए। चलिए, मदरसों को चलाने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, और अगर किसी मदरसे में 100 बच्चे हैं तो सरकार की तरफ से हर महीने 50 से 60 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों की संख्या के आधार खाने पीने के लिए भी पैसे मिलते हैं, बच्चों की संख्या के आधार पर, और शिक्षकों का अनुदान भी मिलता है। देख रहे हैं आप लोग कि केवल सरकार से पैसा मिलता रहे, इसके लिए फर्जी बच्चे, फर्जी बिल्डिंग सब तैयार कर ली गई है। जब हमारे सहयोगी मदरसे की जांच करने पहुंचे तो लोग ताला बंद करके ही भाग गए। रिपोर्ट देख लीजिए, ग्राउंड पर पहुंचे हैं सहयोगी, दिखाइए रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग है जिसमें मदरसा संचालित था। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू धर्म के बच्चों को भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। मामला मीडिया के सामने आने के बाद यहाँ के जो मदरसा संचालक हैं, उनके द्वारा आनन फानन में इस भवन के बाहर से लगे हुए बोर्ड को हटा दिया गया और मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। आपको यहाँ बता दें कि इस मदरसा संचालन में बड़ा ही भ्रष्टाचार के साथ साथ एक चौंका देने वाला मामला। पहले तो उन्होंने मदरसा दिखाया, फिर वहां आसपास के लोगों से बात भी की है। वो लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुना दीजिए। अब एक सर आते हैं, एक मैडम आती है, वो पढ़ाते हैं, और मुसलमान के बच्चे भी आते हैं और हिंदुओं के भी आते हैं। हिंदुओं को भी पढ़ा रहे हैं और वो सर भी आती है, वे तो नेक देर को आती है और बंद करके चली जाती है। एक बच्ची आती है, वो नेक देर को खोलती है और बच्चे को भगा देती है और चली जाती है। इसके यही है, ये मदरसा के नाम से चल रहा है। कितने दिन से चल रहा? जो है 3-4 साल हो गए उसको। तो उसमें बताते हैं कि मुस्लिम के साथ साथ हिंदुओं के बच्चे भी आते हैं, हिंदुओं पढ़ाए जाते हैं। अब इस सवाल को लेकर हमारे सहयोगी सिस्टम के पास भी पहुंच गए। सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। मदरसे संचालित हो रहे हैं, ये पहले से चल रहे हैं। अभी मेरे कार्यकाल में कोई नई मान्यता हुई नहीं है। पुराने जो मदरसे चल रहे हैं उस पर ये आप कह रहे हैं कि उसमें हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी एक समिति बना करके जांच करा रहे हैं, और उस जांच में जो भी निकल के आएगा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बड़ी दिक्कत है, बारिश में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है दिखाइए जरा। नेशनल हाईवे के गड्ढे में गाड़ी पलट गई। ये नेशनल हाईवे है, ये डिजाइन अलग से नहीं डाला है। ये जो डिजाइन डाला हुआ है, ये डिजाइन नेशनल हाईवे की जब सड़क बन रही थी तो इंजीनियरों को नहीं कहा गया था कि ये डिजाइन डाल दो। ये डिजाइन बारिश से पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे गड्ढे की खबर क्या, बारिश में क्यों दिखाना। आप इसी सड़क से जाते हैं, इसी सड़क से जाते हैं। चलिए खबर क्या है, अब खबर की शुरुआत कर देते हैं। खबर कहां से है ये शुरू करें उससे पहले ये वीडियो दिखा दीजिए। दिखाइए जरा वीडियो। कैसी तस्वीर है, क्या लगता है आपको, ये कौन सी सड़क होगी? इतने गड्ढे, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये अंबिकापुर का नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 43 की तस्वीर है। ऐसी सड़क गांव घर में भी आजकल देखने के लिए नहीं मिलती। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वहां भी कंक्रीट की सड़क बन जाती है। कौन कहेगा इसको हाईवे? हाईवे ऐसा होता है क्या? रोड नहीं, गड्ढा है गड्ढा। रोड पर गड्ढा देखे होंगे, लेकिन यहां गड्ढा, रोड, सड़क किसी का पता नहीं। बोला जाता है कि हाईवे पर गाड़ी ठीक ठाक रफ्तार से निकल जाती है, लेकिन यहां देखिए कैसे गड्ढे से बचते बचाते लोग गाड़ी चला रहे हैं। ये तस्वीरें सिस्टम की पोल खोल रही हैं। इन गड्ढों के बीच ये सड़क हद है। हमारे आपके पैसे से ही बनती है ये सड़क, लेकिन क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं हमारे पैसे का, बताइए। गुस्सा नहीं आएगा? मतलब क्या कर रहे हैं इसमें लोग, कैसे कैसे पता है आपको गिर रहे हैं। ये देखिए, और ये गड्ढे आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इस गड्ढे में
हादसे हो रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं, चोट लग जा रही है, जान भी जा सकती है। ये दो तस्वीरें बीते 26 जुलाई की है। देखिए कैसे गड्ढे में एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट जाता है, ये गड्ढे में पलट गया है। दूसरी तस्वीर में एक स्कूटी सवार का भी बैलेंस बिगड़ा और पानी भरे गड्ढे में फिसल गया और गिर पड़ा। कौन जिम्मेदार है? ई रिक्शा में बैठी लड़कियां गड्ढे में गिर जा रही हैं, स्कूटी चालक का बैलेंस बिगड़ जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? नेशनल हाईवे है ये, नेशनल हाईवे। हम तो यही कहेंगे कि मत जाइए। अगर नेशनल हाईवे होते हुए अंबिकापुर की तरफ सफर कर रहे हैं तो जाने से पहले 100 बार सोचिएगा। सड़क पर सिर्फ गड्ढा नहीं है, कीचड़ भी है। जब ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई तो विस्तार न्यूज के संवाददाता ग्राउंड पर पहुंच गए हैं। दिलीप जायसवाल हमारे सहयोगी हैं, पहुंचे हैं। दिखाइए जरा गड्ढा में क्या देख रहे हैं और क्या रिपोर्ट भेजें, दिखाइए। ये नेशनल हाईवे गुमला का मार्ग है, 43 हाईवे का क्रमांक है और देखिए किस तरीके से हाईवे की हालत है। जो कार आ रही है, कार के जो चालक है वो कार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और मेरा भी ऑटो पलट गया है, 2 लेडीज बैठी थी, उन लोग को भी चोट लगा। करीब 2-3 फीट के गड्ढे हो गए हैं। परेशानी का कोई पैमाना अगर हो, उससे भी ज्यादा परेशानी है। अब बताइए भला, हर 20-30 मिनट पर एक टोल प्लाजा आ जाता है, खट से खुलता है, रुपया कटता है, तब उसके बाद निकलता है ना। हर 20-30 किलोमीटर में कई जगह, हालांकि अभी कहा गया 60 किलोमीटर से आए पहले तो मत दीजिएगा, लेकिन आ जाता है। हाईवे टैक्स ले लेते हैं, बहुत नेता मंत्री विधायक सांसद अधिकारी भी गुजरते होंगे, लेकिन हालत देखिए, देखा नहीं जा रहा है। और लोग कितने परेशान है इस सड़क से जो गुजरते हैं। आपका अपना चैनल है, आपकी ऐसी परेशानियों को दिखाता हूं सीधे मुद्दे की बात में। इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? जाके उस इलाके में पूछिए जो इस सड़क से गुजरते हैं, वो जैसे ही इस जगह पहुंचते होंगे माथा पकड़ लेते होंगे गाड़ी चलाने से पहले। जब पानी भरा होता होगा तो ब्रेक मारते होंगे कि यहाँ कितना बड़ा गड्ढा, चेंबर में तो नहीं टकरा जाएगा, चेंबर तो नहीं फट जाएगा, ये सोचते होंगे गाड़ी चलाने वाले। ये मैं फील करता हूं, ये विस्तार न्यूज फील करता है। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर क्या है? और अगली खबर देखिए, 3 बड़े बड़े आईपीएस अफसर, 3 बड़े बड़े आईपीएस अफसर, हिमांशु गुप्ता, पवन देव, अरुण देव गौतम, ये 3 छत्तीसगढ़ के बड़े पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का अगला डीजीपी कौन, जो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसी क्वेश्चन मार्क को सुलझाने की बात करता हूं। और ये क्या है, चलिए खबर बता देता हूं आपको। अगली खबर पुलिस विभाग से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा 4 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। और अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि छत्तीसगढ़ के अगले पुलिस के मुखिया कौन होंगे। सूत्रों की माने तो अब तक राज्य सरकार की तरफ से नए डीजीपी का पैनल डीओपीटी को नहीं भेजा गया है। कौन हो सकता है नया डीजीपी? डीओपीटी क्या होता है? आपके प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कैसे चुना जाता है? आज विस्तार से जान लीजिए विस्तार न्यूज़ से। छोटी खबर हम दिखाते नहीं हैं, जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक आपको समझाते हैं। और पुलिस महकमे का डीजीपी यानी कि सभी जिलों के एसपी का मुखिया, आपके जिले के एसपी साहब कितने बड़े अधिकारी होते हैं और उनका मुखिया कौन होगा प्रदेश का, ये तो आपको जानना जरूरी है ना भाई, अगर 4 गो डीजीपी रिटायर हो रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक गलियारे में नए डीजीपी को लेकर 2 तरह की चर्चाएं हैं। पहली है कि राज्य सरकार अशोक जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन हाँ, ये केवल चर्चा मात्र है। अगर सरकार जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन देती है तो ऐसा पहली बार होगा कि किसी डीजीपी के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जो कि नहीं ही होगा, कयासों की बात कर रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ के 2 सीनियर आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता डीजीपी की रेस में सबसे आगे हैं। अरुण देव गौतम 92 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वहीं हिमांशु गुप्ता 94 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब ये तो कयास है, होना क्या है तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाएगी। लेकिन जानना तो सब चाहते हैं कि राज्य का नया डीजीपी कौन होगा। नए डीजीपी की नियुक्ति की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी सवाल पूछा गया। बहुत कम बोला है मुख्यमंत्री जी ने, सुना दीजिए सीएम साहब नए डीजीपी को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। अब देखिए सब तो वक्त का इंतजार करिए, अब देखिए सब तो वक्त का इंतजार करिए, अब देखिए सब तो वक्त का इंतजार करिए, अब देखिए सब तो वक्त का इंतजार करिए।
थोड़ा इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। डीजीपी बनने के लिए क्या जरूरी समीकरण है वो भी विस्तार से बता देते हैं। यूपीएससी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए कुछ नए नियम तैयार किए गए हैं। इसके अनुसार डीजीपी पद के लिए जो पैनल केंद्र को भेजा जाएगा उसमें डीजी रैंक के अधिकारी ही शामिल होने चाहिए। 1992 बैच के अरुणदेव गौतम और 1994 बैच के हिमांशु गुप्ता को डीजी के पद पर पहले ही प्रमोट कर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के एक और सीनियर आईपीएस अधिकारी 1992 बैच के पवन देव की फाइल लटकी हुई थी। हालांकि सरकार ने उनकी विभागीय जांच को पूरा कर दिया है, लेकिन डीओपीटी से अब तक उन्हें डीजी बनाने का आदेश जारी नहीं हुआ है। वर्तमान में पवन देव पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी हैं। वहीं अरुणदेव गौतम गृह विभाग के सचिव और हिमांशु गुप्ता पुलिस मुख्यालय में प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब आप यह भी जान लीजिए कि डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती है। राज्य सरकार की तरफ से 3 आईपीएस का पैनल यूपीएससी को भेजा जाता है। यूपीएससी अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य इस कमेटी में शामिल होते हैं। इनकी अनुशंसा के बाद फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। यूपीएससी की ओर से फाइनल पैनल में से किसी एक नाम पर सरकार मुहर लगा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरुणदेव गौतम डीजीपी की रेस में सबसे आगे हैं। लंबी प्रक्रिया है जो मैंने आपको इस खबर में समझा दी है। अगले 3 दिनों में जो भी समीकरण बनेंगे उससे तय हो जाएगा कि अगला डीजीपी कौन बनेगा, और नए डीजीपी की खबर भी विस्तार न्यूज विस्तार से बताएगा। चलिए रुक जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। नमस्ते, इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही।